जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में एंड स्टेरॉइड ड्रग के बारे में। स्टेरॉइड ड्रग होता है वो यूज किस लिए किया जाता है? जब हमारे बॉडी में ये स्टेरॉइड की जो मात्रा होती है, बोल सकते हैं कि स्टेरॉइड की हार्मोन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है और जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। उस टाइम क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स की या स्टेरॉइड मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती है एंड सर्टेन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में ये स्टेरॉइड मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती है। तो हम देखते हैं इसमें कब कब प्रोवाइड की जाती है स्टेरॉइड जो ड्रग होती है एंड किस टाइम में ही प्रोवाइड की जाती है एंड डिटेल देखेंगे स्टेरॉइड हार्मोन कहाँ से प्रोडक्शन होता है एंड मीन इनका फंक्शंस क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और इसके अंडर कितने टाइप्स आपको स्टेरॉइड आते हैं उसके बारे में डिटेल समझेंगे इन हिंदी में। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट वन होता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। ओके, स्टेरॉइड आर द कॉम्प्लेक्स लिपोफिलिक होता है मॉलिक्यूलर दैट आर हैव द मेनी एक्शंस। ये जो होता है कि कॉम्प्लेक्स लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, आई मीन की टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी फंक्शंस एंड रेगुलेटिंग सेलुलर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स एंड फंक्शंस ऑफ अक्रॉस दैट लाइफ स्पैन। जब तक मतलब जन्म से लेके आई मीन फर्टिलाइजेशन से लेके लाइफ स्पान पूरे होल डेथ तक क्या होता है कि ये इनके फंक्शन से स्टार्ट होते हैं, रेगुलर रहते हैं, आई मीन की बैलेंस रहते हैं। इनबैलेंस्ड होते हैं तो उसके में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उसको ट्रीट करने के लिए ये स्टेरॉइड हार्मोन्स दी जाती है। ये रेगुलरली जब बोल सकते हैं कि एक लिविंग बॉडी है तो उसमें क्या होता है कि इन टू लाइफ टू इन तक ये फंक्शन प्ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है कि हार्मोन्स सच एज द कार्टिसोल, जैसे कि जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, कुछ इंडोक्राइन हार्मोन ग्लैंड्स होते हैं, आई मीन जो टू टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में ऑफ इंडोक्राइन में देखा था कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो ये जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो इंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड इज द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन में क्या होता है कि प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन सच एज द कार्टिसोल हो गया, एल्डोस्टेरोन हो गया, स्टीडियोल हो गया एंड टेस्टोस्टेरोन हो गया। आई मीन जो होता है कि हमारा कार्टिसोल जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। ये भी एक इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो प्रेजेंट होता है टिप अप जो होता है कि कैप नुमा होता है, किडनी के अपर साइड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन होता है एस्ट्रेडियोल। ओके, नेक्स्ट वन क्या है? एस्टिडियोल। एस्टिडियोल जो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी प्रेजेंट आई मीन रिलीज होता है। ये हार्मोन ओवरी से भी रिलीज होता है, आई मीन टेस्टिस से भी रिलीज होता है, जो कि टेस्टिस से एक और हार्मोन रिलीज होता है जो कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, अगला हार्मोन वही है, तो ये वहां से भी रिलीज होते हैं। ओके, एंड प्लासेंटा से भी रिलीज होता है एस्टिडियोल। ओके, टेस्टोस्टेरोन आप मेनली सच एज कहाँ से रिलीज होता है? तो टेस्टोस्टेरोन से जो होता है टेस्टिस से रिलीज होता है, जिसे हमने पता है। एंड ये क्या करते हैं मैनेज, कब ये बैलेंस्ड होते हैं, आई मीन जब हम प्रॉपरली एक्सरसाइज कर रहा है, प्रॉपरली स्लीपिंग कर रहा है, विटामिन ले रहा है और वर्क कर रहा है, मैनेज कर रहा है सबको अपने जो लाइफ का जो रूल रेगुलेशंस है वन डे का वो मैनेज कर रहा है, एक्सरसाइज से लेके मैं मेडिटेशंस तक। तो ये हार्मोन्स वे बैलेंस होते हैं एंड सिंथेसाइज होते हैं। सिंथेसाइज फ्रॉम दिस कोलेस्ट्रॉल, ये क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं कोलेस्ट्रॉल इन द स्पेसिफिकली इंडोक्राइन सेल, जो होता है कि कोलेस्ट्रॉल को सिंथेसाइज करना इन द एड्रिनल ग्लैंड। ये जो होते हैं कि ओवरऑल जो होते हैं कि कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड से प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स। ओके, ओवरी एंड जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं और ओवरी होती है टेस्टिस से, यहाँ से ये रिलीज होती है। ओके, ये सर्कुलेटरी के सिस्टम जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, डक्ट्स है, वेसल्स है, मसल्स है। ओके, उसके थ्रू क्या होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या होता है कि वहां से रिक्वायर्ड को फुलफिल किया जाता है, आई मीन की पूरी बॉडी में होल बॉडी में सर्कुलेट करती है। ओके, तो ये मेनली जो होता है कि हमारा स्टेरॉइड जो होता है वो 3 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट वन होता है हमारा जो होता है कि कार्टिकोस्टेरॉइड एनाबॉलिक स्टेरॉइड। इसके बारे में हम देख लेते हैं। फर्स्ट वन होता है कि हमारा कार्टिकोस्टेरॉइड।
ये हो गया हमारा कार्टिकोस्टेरॉइड। एंड सेकेंड वन होता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड। फर्स्ट हम देख लेते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड क्या होता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होता है कि ये प्रोड्यूस होता है, ये बहुत ज्यादा एनाबॉलिक जो फंक्शंस होते हैं वहां पे ये क्या होता है कि ये हमारा जो होता है मेनली जो होता है कि मेल सेक्स हार्मोन्स रिलीज करते हैं। आई मीन उसको बैलेंस करना, ये सब्सटेंसेस कैपेबल होते हैं डेवलपमेंट करना एंड मेंटेन करना, हमारे ऑर्गन्स को डेवलपमेंट मेंटेन करना, मस्कुलर को मेंटेन डेवलपमेंट करना। एंड जो जेनिटल ट्रैक है, सेकेंड जो सेक्सुअल फीचर्स है उसको बैलेंस, आई मीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराना होता है। और इसमें जो होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कि मेल में जो होता है कि टेस्टिस से रिलीज करवाना होता है, जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होती है वो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कराएगी टुगेदरिंग। जब वो रिलीज होगा तो क्या फंक्शंस प्ले करेगा, तो जो मेटाबॉलिक एक्शंस होंगे, जो डिहाइड्रेशन, जो क्या क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो फंक्शंस होगा वो चेंज होंगे। जैसे कि जब हमारा जो एज होता है, यंगर एज होता है, वहाँ पे बहुत सारे फिजिकल फंक्शंस देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलती है, बॉडी फिजिकल इमोशनल चेंजेस देखने को मिलती है, तो ये बैलेंस करती है एनाबॉलिक स्टेरॉइड। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमें देखने हैं कि जो स्टेरॉइड के फर्स्ट पार्ट है, जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड जो होता है कि उसको मेनली हम डीपली देखेंगे, एंड नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड को। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड। एंड कार्टिकोस्टेरॉइड जो होता है कि ये फर्स्ट टाइप ऑफ स्टेरॉइड है। तो ये क्या होता है कि ये प्रोडक्शन किसको कराता है, कार्टिकोस्टेरॉइड प्रोडक्शंस बाय द, कहाँ से प्रोडक्शंस होता है, तो एड्रेनलिन कॉर्टेक्स से। एड्रेनरी कॉर्टेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया हमारा एड्रेनल कॉर्टेक्स। दिस इज प्रेजेंट बाय मेनली जो होता है कि हमारी जो किडनी होती है, ओके, मेनली टू किडनी होती है, इतना पता है हमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, राइट एंड लेफ्ट साइड। तो उसके टिप पे क्या होता है कि एक कैप नुमा होता है। कैप नुमा इट मींस कि उसका जो एड्रेनलिन ग्लैंड्स होते हैं वहां से उसके जो कॉर्टेक्स होते हैं, कॉर्टेक्स मतलब ऊपर अपर वाला पार्ट, यहाँ पे एड्रेनलिन ग्लैंड्स होते हैं, उसके कॉर्टेक्स से क्या होता है कि जो कार्टिकोस्टेरॉइड होते हैं वहां से रिलीज होते हैं और यहाँ से सिंथेसाइज होते हैं। अब ये सिंथेसाइज करते हैं तो टू हार्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं। फर्स्ट वन होता है ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड और सेकंड वन होता है कि मिनरल कार्टिकोस्टेरॉइड। तो ग्लूको कार्टिकोस्टेरॉइड मेनली देख लेते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड में टू टाइप्स के स्टेरॉइड रिलीज होते हैं। ये कहाँ से रिलीज होते हैं, तो कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। तो कौन से होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। इस देखते हैं फर्स्ट वन ग्लूको ओके। नेक्स्ट वन होता है कि ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। इस दोनों का फंक्शंस मेनली होता क्या है और डिफरेंट फंक्शंस भी हम बताएंगे। ओके, तो मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इनका क्या होता है, तो ये स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं इट इज प्रोड्यूस बाय कॉर्टेक्स। ये प्रोड्यूस होते हैं कॉर्टेक्स से, दोनों प्रोड्यूस होते हैं कॉर्टेक्स से, जो कि ग्लूकोकार्टिको, जिसको ये ग्लूकोकार्टिको जो होता है, ग्लूकोकार्टिको कॉर्टेक्स स्टेरॉइड होता है। ओके, ये रोल प्ले क्या करते हैं, तो जो ग्लूकोज होता है, प्रोटीन्स होते हैं एंड फैट्स होते हैं, मेटाबॉलिज करने में, उनको मेटाबॉलाइज करने में एंड एनर्जी में कन्वर्ट करने में, मेटाबॉलिक जो एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, तो फ्लूइड को मेंटेन करने में, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में ये हेल्प करती है। एंड जो हमारा होता है वाइटल साइन को भी बैलेंस करने में हेल्प करती है। एंड कौन कौन से वाइटल साइन को बैलेंस करते हैं, इन दोनों में से कौन मेटाबॉलिक एक्शंस करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो ये बॉडी में हमारा मेटाबॉलिक एक्शंस को रोल प्ले करती है। दे आर द मेडिकल सिग्निफिकेशंस, इसमें क्या क्या हेल्प करते हैं ये हम मेडिकल सिग्निफिकेशन, इट मींस कि हमें कोई मेडिकली प्रॉब्लम्स है, किस कंडीशंस में हम ये दोनों मेडिकेशंस ले सकते हैं ना। इन्फ्लामेटरी कंडीशंस है, जो होता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस है, एलर्जिक कंडीशंस है और किसी चीज की एलर्जी वगैरह है तो उस कंडीशंस में ये ले सकते हैं। इम्यून जो होता है कि सप्रेस हो गया है उस कंडीशंस में ये ले सकते हैं मेडिकेशंस। एंड पार्टिकुलर क्या होता है कि यूज करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, जैसे कि
होता है कि जब इम्यून सप्रेस करने होते हैं, ठीक है, इम्यून सप्रेस हो गया हो उसको इंक्रीज करने में, बॉडी बिल्डअप करने में, ये जो होता है कि बॉडी जो बिल्डर होते हैं वो सारे स्टेरॉइड्स मेडिकेशंस वो सब लेते हैं, लेना नहीं चाहिए, ये मेडिकेशंस बहुत हार्मफुल भी होती है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि इन दोनों में से कौन से क्या फंक्शंस रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड इज मेन फंक्शन जो होता है इम्यून सप्रेस हो गया, ठीक है, उसको करने में एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के रूप में यूज किया जाता है। मेटाबॉलिक एक्शंस जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बैलेंस इनबैलेंस्ड हो गया है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम सो वगैरह हो गया, जो भी इलेक्ट्रोलाइट हो गया वो इम्बैलेंस्ड हो गया। ये क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस्ड होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम्स है उसमें जो होता है कि मेडुलरी, ठीक है, वहाँ पे फिल्ट्रेशंस होता है, तो डबल साइड फिल्ट्रेशंस होता है, तो वो टू टाइप, जैसे कि दो छन्नियां लगाएं, ठीक है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल्स में एक बार फिल्ट्रेशंस होता है, एक डिजिटल कॉन्गुलेटिव ट्यूबुल्स जो होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्गुलेटिव ट्यूबुल्स जो होते हैं, वहां पे उसका छन्ना होता है, आई मीन की वहां पे सेपरेशंस होता है, फिर से अब्जॉर्प्शंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट का अब्जॉर्प्शंस होता है, इलेक्ट्रोलाइट में जैसे सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम ये सब हो गया इटीसी, तो उनका फिर से अब्जॉर्प्शन होता है। तो इस कंडीशंस में ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज किया जाता है प्रोटीन ब्रेक डाउन करने में। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन का जो सिंथेसाइज हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बिल्डअप बहुत आई मीन करना है आके, तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में ये हेल्प करती है। ओके, और ग्लूकोजेनेसिस में जो इनहिबिटर्स होते हैं उनको प्रमोट करती है, आई मीन की ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिटर को हटा के उसको प्रमोट करती है। आई मीन जैसे कि हमारे बॉडी में ग्लूकोजन का जो होता है कि मात्रा इनहिबिट हो रहा है, जिसकी वजह से कोई पर्सन है वो बिल्डअप नहीं कर पा रहा है, वो मोटे नहीं हो पा रहा है, आई मीन बहुत सारे फिजिकल कंडीशंस होते हैं और वो नहीं पा रहा है हमारे बॉडी में। जब ग्लूकोज की कंडीशंस जो होती है, ग्लूकोज की मात्रा जो कम हो जाएगी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। ओके, तो उस कंडीशंस में ये उसको रोकने के लिए तो ये उसको प्रमोट करती है, आई मीन की रोकने नहीं देती है, ठीक है। जीआई एनाबॉलीज कराने में, सॉरी, जीआई एब्जॉर्प्शंस कराने में, जीआई ट्रैक जो हमारा होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है उसमें अगर एब्जॉर्प्शंस नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई भी हमने फूड मटेरियल्स इंटेक करा है, तो वो हमारी बॉडी में स्टेप बाय स्टेप जाके इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्प्शंस होती हैं एंड उसका ब्रेक डाउन होता है हमारे स्टमक में। तो उस कंडीशंस में जो एब्जॉर्प्शंस रुक गया है, आई मीन उसको एब्जॉर्प्शंस को इंक्रीज करने के लिए मेडिकेशंस दी जाती है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। ओके, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने में दी जाती है, जैसे कि हमने पहले बताया। नेक्स्ट वन देखते हैं मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड मेनली फंक्शंस क्या करती है, सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन करती है। अब सोडियम को रीअब्जॉर्प्शन कैसे की करती है, तो जैसे कि हमारा यूरिन के थ्रू क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं अगर हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया है, तो ये यूरिनरी सिस्टम जो हमारा होता है, ओके, जिसमें आता है क्या होता है कि जो जहाँ पे छनते हैं, ठीक है, यूरिन या वेस्ट प्रोडक्ट हो गया या फ्लूइड हो गया, ओके, यूरिबिलिन्स हो गया, ये सब मटेरियल जो होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, वो बाहर निकलते हैं डेली पे डेली। अगर हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस्ड करना है, तो रीनल सिस्टम्स क्या करती है, इम्बैलेंस्ड करके ही रखती है। ओके, अगर वहां पे इम्बैलेंस्ड हो गया है, आई मीन कि वहां पे क्या होता है कि सोडियम का जो मात्रा होता है, आई मीन वो स्क्रीट आउट बाहर ज्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है कि वो क्या होता है कि इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। अगर हमने बताया तो प्रीवियस वीडियो में, जैसे कि आपने लॉन्ग टाइम पे डायरेटिक मेडिकेशंस रखा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। ओके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस, अगर कंटिन्यू आप ले रहे हैं डायरेटिक, तो इम्बैलेंस हो सकती है इलेक्ट्रोलाइट की। तो उस कंडीशंस में क्या करते हैं कि ये यूज किया जा सकता है, ताकि ये क्या होता है कि ये मेडिकेशंस क्या करती हैं कि रीअब्जॉर्प्शन, अगर आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस्ड है या घट गया है, तो उसको फिर से लाने के लिए, ठीक है, ये मेडिकेशंस प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से वो रीअब्जॉर्ब करती है, मतलब पुनः अब्जॉर्ब कर लेती है सोडियम को जो बाहर जा रहा है यूरिन के थ्रू, उसको फिर से अब्जॉर्ब कर लेती है। ओके, अब्जॉर्ब करके फिर क्या करती है कि हमारी बॉडी में भेज देती है, सोडियम को अब्जॉर्ब करेगी, रीअब्जॉर्ब करेगी एंड पोटेशियम जो होता है उसको एक्सक्रीट आउट कर देगी विद यूरिन के साथ। ओके,
नेक्स्ट वन ये क्या करती है, तो ये एक्ट करती है, ये इसमें जो हार्मोन्स एक्ट करते हैं, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं उसका एक्शंस होता है इस कंडीशंस में, और ये बैलेंस करती है हमारी इलेक्ट्रोलाइट को रेगुलेट करने में। इसमें जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो सोडियम का फ्रिक्वेंसी बाहर जा रहे थे वो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन हो जाए, बाहर ना जाए। ओके, ये हो गया टाइप्स आपका। नेक्स्ट वन चलते हैं हम नेक्स्ट वन मेडिकेशंस। इसमें फॉर एग्जांपल्स आप कौन कौन से मेडिकेशंस हैं, कौन कौन से मेडिकेशंस आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स कौन कौन से मेडिकेशंस इसमें आते हैं, तो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड में जो होता है कि हमारा आता है मेडिकेशन हाइड्रोकॉर्टिसोन, पेडनिसोलोन एंड डेक्सामेथासोन एंड बीटामेथासोन। ये मेडिकेशंस जो होते हैं कि रूट के रिकॉर्डिंग्स ये मेडिकेशंस ली जाती है, कितना कितना लिया जाता है। अगर आपने इंजेक्शंस के थ्रू लिया है तो जो जो होता है कि हमारा ग्लूकोकॉर्टिकोसोन होता है जो 1 से लेके 8 जो होता है कि ग्राम ले सकते हैं, ओके, mg ले सकते हैं, या बोल सकते हैं 20 से 25 mg ले सकते हैं। एंड जो पेडनिसोलोन जो होते हैं 5 to 4 mg ले सकते हैं। एंड जो बीटा मेथासोन है वो 0.7 to 5 एंड टू 0.75 तक, ये लगभग उतना ही ले सकते हैं, mg तक ले सकते हैं। ओके, तो ये मेडिकेशंस आगे हम देखेंगे कि किस किस फॉर्म में होती है एंड कहाँ किस मतलब किस कंडीशंस में ये यूज की जाती है। मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड में एल्डोस्टेरोन हो गया, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन हो गया, ये मेडिकेशंस ओरली भी ले सकते हैं। ओके, अभी आगे देखेंगे हम कौन मेडिकेशन कौन से ओरली लेंगे और टॉपिकली लेंगे और पैरेंटली लेंगे। ओके, ये क्या करती है, ये मेडिकेशंस करती क्या है, तो इसमें देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन पेडनिसोलोन, इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस है, इम्यूनो सप्रेसिव, एलर्जिक, आउटो इम्यूनो डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशंस दी जाती है। रेगुलेटिंग सोडियम, ये रेगुलेट करती है, ये जो मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड के एल्डोस्टेरोन, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन जो होते हैं ये रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं सोडियम को रेगुलेट करके जो पोटेशियम्स होता है हमारी बॉडी में उसको एक्सक्रीट आउट करा देती है। ओके, वाटर को ऑब्जॉर्प्शन करती है एंड उसको इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने में यूज टू द एडिसोन, इसमें ज्यादा से एडिसोन डिजीज में ये यूज होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये मेडिकेशंस के रूट्स क्या क्या है। रूट एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, ये मेडिकेशंस जो जितने भी बताया हमने उनका रूट्स क्या क्या है एंड किस वजह से दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशंस कब की जाती है। ओके, तो ओरली जो होता है कि टॉपिकली होता है, वो सिरप वगैरह हो गया, ठीक है। पेनिसिलिन के सिरप्स होते हैं, ओरली ये मेडिकेशंस ली जाती हैं। डेक्सामेथासोन हो गया, इसमें मेथाई पेडनिसोलोन हो गया, सिस्टमैटिक रूप से ये अस्थमा के जो रोगी हैं, रोमैटिक अर्थराइटिस वगैरह हो गए हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, तो इस कंडीशंस में ये मेडिकेशंस टॉपिकली भी लेते हैं और ओरली लेते हैं, सिरप के रूप में लेते हैं, ओरली लेते हैं, टैबलेट्स के रूप में और सिरप के रूप में ये मेडिकेशंस लेते हैं इस कंडीशंस में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं पैरेंटल रूट। पैरेंटल मतलब इंजेक्शंस, आईवी, आईएमआई, ये सब हो गया पैरेंटल रूट में। तो हाइड्रोकॉर्टिसोन जो हो गया, सोडियम सक्सीटेट, डेक्सामेथासोन हो गया, एंड फॉस्फेट हो गया, ये आईएम भी ले सकते हैं, आईवी ले सकते हैं। एंड ट्रिगर जो होता है कि ट्राइमेसिनोलोन जो हो गया, एसिटामिडीन हो गया, ओके, मेथाइलोप्रेडनिसोलोन हो गया, एसिटेड हो गया। ये इमरजेंसी यूज सेव इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस है, एनाफाइलेक्सिक शॉक वगैरह हो गया, उस कंडीशंस में ये मेडिकेशंस ली जाती है। नेक्स्ट वाला मेडिकेशंस हो गया हमारा इनहेलेशंस मीन्स जैसे कि हम इनहेलेशंस आते हैं ना कि इनहेल करना, स्मोकी इनहेलेशंस, वैसे मेडिकेशंस में इनहेलेशंस के रूप में डेक्सामेथासोन हो गया, ब्यूटेसोमीडीन हो गया, फ्लूटिकासोन हो गया। अस्थमा के रूप में जब अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, अगर उनका जो होता है कि जो ट्रैकिया होता है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे जो म्यूकस का ट्रैक हो जाता है, वो ब्लॉक्ड करना स्टार्ट कर देते हैं ट्रैकिया को, तो क्या करते हैं कि ये जो
हम ले रहे हैं इनहेलेशंस के रूप में ले जा रहे हैं मेडिकेशंस को, अगर वो इनहेलेशन मेडिकेशंस की है तो ये फ्यूमिगेशंस हो गया। यहाँ पे जाके क्या होगा कि ये जो कफ होंगे वहां के वो क्या होंगे कि वो डायलेट करेंगे, ट्रैकिया को डायलेट करेंगे, जो कफ वगैरह होंगे वो उसको स्मूथ करके क्या होंगे कि सोचे स्मूथ करके उसको पास आउट करवा देंगे। ये इनहेलेशंस में ये डायलेशन में काम आता है ताकि उनका जो रिस्पायरेशन है वो मेंटेन रहे। ओके, और सीओपीडी में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज कोई भी हो गई उस कंडीशंस में ये मेडिकेशंस दी जाती है। नेक्स्ट वन होता है टॉपिकली जैसे क्रीम, ऑइंटमेंट हो गया, लोशंस हो गया। ये मेडिकेशंस में कौन सा आता है तो हाइड्रोकॉर्टिसोन आता है, ओके, बेटामेथासोन हो गया एंड क्लोबेटासोल हो गया। ये मेडिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर बेटामेथासोन और क्लोबेटासोल हो गया। ये स्किन पे अप्लाई की जाती है, इन्फ्लेमेशन है, किसी एक्जेमा है, डर्मेटाइटिस है, मीन की इन्फ्लेमेशन आप डर्मिस वहां पे प्रॉब्लम्स है तो ये मेडिकेशंस टॉपिकली ये यूज की जाती है। नेजल मेडिकेशन स्प्रे वगैरह जो होता है, फ्लूटिकासोन जो होगा, मोमेटासोन हो गया, ये एलर्जिक इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, ये अलग अगर एलर्जी की वजह से क्या होता है कि किसी को प्रॉब्लम्स है जैसे कि हो गया साइनोसाइटिस हो गया, नजल वगैरह में साइनस में क्या होता है कि वहां पे इन्फ्लेमेशंस वगैरह होंगे, उसको क्लियर करने के लिए ये मेडिकेशंस ली जाती है। ठीक है, इस फॉर्म में ली जाती है। रिगार्डिंग टू डिजीज कंडीशंस जैसे कि क्रोनिक है, सेवरल है, लॉन्ग एक्टिंग है, आई मीन उसके रिगार्डिंग हम इसका डोज को क्या करते हैं कि मेंटेन करते हैं डॉक्टर लोग। ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन जो होता है कि जैसे आई ड्रॉप्स वगैरह हो गए, ईयर ड्रॉप्स वगैरह हो गए, पेनिसिलिन आ गया, एसिटाटेट आ गया, डेक्सामेथासोन आ गया, ये ड्रॉप आई में एलर्जी इन्फ्लेमेशंस वगैरह हो गया, इरिटेशंस हो रहा है, उस कंडीशंस में ये मेडिकेशंस स्टेरॉइड मेडिकेशंस ये दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है रेक्टली अगर सप्लाइड मेडिकेशन सप्लाइड किया जा रहा है, जैसे कि अगर कॉन्स्टिपेशन पर्सन को हो गया तो उसको क्या होता है कि जो स्टूल होता है उसको स्मूथ एंड ढीला बनाने के लिए ये जो होता है कि रेक्टली भी यूज एनीमा वगैरह यूज की जाती हैं। तो ये कंडीशंस एनीमा के रूप में कौन से मेडिकेशंस की जाते हैं तो हाइड्रोकॉर्टिसोन हो गया, सपोजिटरी हो गया एंड बजेटेसोनिडीन हो गया। ओके, एनीमा के रूप में ये यूज की जाती है। अगर रेक्टल एरियाज में क्या अल्सर वगैरह हो गए, पाइल्स वगैरह थोड़े बहुत हो गए तो जो स्टूल होता है वो पास नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशंस में ये की जाती है। इंट्रेक आर्टिकुलर्स जो मेडिकेशन होता है इंट्रालेशनल जैसे हो गया ट्राइमसिनोलोल हो गया, इंजेक्शंस के रूप में आता है। ये जॉइंट इन्फ्लेमेशंस के में यूज किया जाता है। जो होता है कि क्लोइड स्केल हो गया, उस कंडीशंस में ये यूज की जाते हैं। ट्रांसडर्मल जो मेडिकेशन आते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन पैच, स्ट्रेडियोल इम्प्लांट, ये सब मेडिसिन हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, उस कंडीशंस में ये रिप्लेसमेंट के लिए ये यूज की जाती है ये मेडिकेशन है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इंडिकेशंस एंड कंट्रा इंडिकेशन। जैसा कि हमने मेडिकेशंस के रिगार्डिंग हमने इंडिकेशंस उनके बता दिए किस किस में ये यूज की जाती हैं, जैसे कि अर्थराइटिस हो गया, सेवरल एलर्जी हो गया, ऑटो इम्यून डिजीज हो गया, ब्रोंकोटाइटिस अस्थमा हो गया, अर्थराइटिस हो गया, इस कंडीशंस में ये मेडिकेशंस यूज करा। देख लेते हैं कंट्राइंडिकेशंस। कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, आई मीन ये मेडिकेशंस हम क्यों नहीं कि इस कंडीशंस में नहीं देंगे। और ये हम बता दें इंट्रा इंडिकेशंस में ये बीपी को भी बैलेंस करके रखती है। मेडिकेशंस जो होता है जैसा कि हमने बताया कि ग्लूकोकॉर्टिकोसोइड क्या क्या फंक्शंस रोल प्ले करती है, मिनरलोकॉर्टिको क्या क्या फंक्शंस रोल प्ले करती है, उनका इंडिकेशंस भी वही होगा। ओके, कार्टिको जो कंट्रा इंडिकेशंस होगा इट मींस कि हम ये मेडिकेशंस किस किस कंडीशंस में नहीं देंगे पेशेंट को। हाइपर सेंसिटिविटी एक्शंस हो गया, पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उस कंडीशंस में हम नहीं देंगे। लैक्टेटिंग मदर है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशंस में नहीं देंगे। हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटस है एंड ग्लूकोमा वगैरह है, जॉइंट में इन्फेक्शंस है, उन कंडीशंस में हम ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जॉइंट इन्फेक्शंस वगैरह जो होता है कि किस कारण है उसको फिजिकल एग्जामिनेशंस वगैरह अच्छे से करेंगे, तो हाइपरटेंशन की कंडीशंस में नहीं देंगे, जैसे कि बीपी
हाई है तो इस कंडीशंस में नहीं देंगे। नॉर्मल बीपी हमारी होती है 120/80 mmHg, ठीक है, उसमें हाई है तो नहीं देंगे उस कंडीशंस में। ओके, और जो अल्सर वगैरह डिजीजेस, अल्सर, केरेटिनिन, जो प्रॉब्लम्स होते वगैरह होते हैं तो उस कंडीशंस पे हम नहीं देंगे ये मेडिकेशंस। ओके, नेक्स्ट वन होता है कि ये मेडिकेशंस का इंटरेक्शंस क्या क्या है। एंटीकोगुलू जो ड्रग इंटरेक्शंस होगा, एंटीकोएगुलेटेट जो होता है कि उससे इंटरेक्ट करती है, एंटी हाइपर ग्लाइसीमिया की कंडीशंस में रिएक्ट करती है, वो भी इंटरेक्ट करती है वहां पे। इसका टॉक्सिसिटीज क्या होगा अगर लॉन्ग टर्म पे आप स्टेरॉइड हार्मोन्स के मेडिकेशन जो होते हैं, स्टेरॉइड मेडिकेशन सॉरी जो होता है कि कार्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं लंबे समय तक, तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मींस होता है कि जो हमारा बोन होता है वो क्या होता है कि ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देते हैं। आई मीन क्या होता है कि ब्रेक डाउन, छोटे छोटे टुकड़े में कटना, या बोल सकते हैं कि बोन का वीक होना, आई मीन उसी में हो जाता है दोनों, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा रिस्क होता है इसमें ग्लूकोज का इंटॉलरेंस होना। ओके, डायबिटिक मेलाइटिस भी हो सकते हैं। ओके, मूड चेंजेस भी हो सकते हैं, इसकी टॉक्सिसिटी है जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, आई मीन ड्रग होते हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे एनाबॉलिक स्टेरॉइड, डिटेल में जानेंगे उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के बारे में, उसके भी कंट्राइंडिकेशंस एंड इंडिकेशंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ऑल। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, आई होप। Thank you very much.